Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17 January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First topic is about Makar Sankranti and Bihu. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian culture point of view. देखिए पूरे देश भर में 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो आपको जानना चाहिए मोटा मोटा, कम से कम आपको पता है। मेनली ये जो बिहार झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे इसको मकर संक्रांति कहते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति इसको कहा जाता है। इस वक्त तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है, ये याद रखिए। और असम का तो आपको याद है ही, माघ बिहू। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन में माघी या लोरी नाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। गुजरात राजस्थान में उत्तरायण। यह है 14 जनवरी को जो मनाया जाने वाला त्यौहार। भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जरा समझते हैं कि आखिर 14 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये 14 जनवरी, आपको पता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एट द सेम टाइम इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट। और 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन। इनको हम लोग विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस नाम से जानते हैं। सॉलिस्टिस तो विंटर सॉलिस्टिस 21 दिसंबर के आसपास आता है, जहां पे नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्थ हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम में लॉन्गेस्ट डे होता है। और सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम में समर होता है, जबकि नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर का पीक होता है। आप कह सकते हैं विंटर सॉलिस्टिस में ये वाला पोजीशन। व्हेन द relative position of earth and sun is something like this, the axis जो सदर्न पोल साइड में है इट कम्स क्लोजर टू द सन, जो नदर्न पोल साइड में जो एक्सिस है अर्थ का इट गोज अवे फ्रॉम द सन। इसी कारण से नॉर्थ इंडिया के अंदर विंटर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में पूरी तरह से विंटर होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ से अपना रिलेटिव पोजीशन बदलेगा और 21 मार्च में वो ऐसा कुछ आ जाएगा जहां पे जो एक्सिस का इंक्लिनेशन है दैट विल बी नॉट आइदर कमिंग क्लोज टू द सन और गोइंग अवे फ्रॉम द सन। इंक्लिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इट बिकम्स पैरेलल टू द सन, बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में। इस लोकेशन को या इस रिलेटिव ओरिएंटेशन को ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द सन कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल नाइट। तो पूरे दुनिया भर में इक्वल नाइट एंड इक्वल डे होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और ना ही पूरे दुनिया भर में कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है अलग अलग जगहों के हिसाब से। ऑफ कोर्स आप नदर्न हेमिस्फीयर में पोल्स के साइड में जाएंगे या सदर्न हेमिस्फीयर में पोल्स के साइड पे जाएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा, सर्दी बढ़ेगी, बट रिलेटिवली उनका जो एवरेज टेम्परेचर है उसके हिसाब से द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट। ये तो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। 14 जनवरी के आसपास अर्थ का रिलेटिव ओरिएंटेशन सन के तुलना में कुछ ऐसा रहता है। और ये वो लोकेशन है जहां के बाद धीरे धीरे नदर्न हेमिस्फीयर में रातें जो हैं वो अब धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो जाएंगी और दिन का जो लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन जो चिलिंग विंटर है इट स्टार्ट्स कमिंग टू एन एंड। सो 14 जनवरी का जो टाइम है माना जाता है कि दैट इट इज द टाइम व्हेन चिलिंग विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स कमिंग टू द एंड। इट इज ऑल्सो द टाइम फॉर हार्वेस्ट इन मेनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसी कारण से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो जो अगर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस कहा जाए 14 जनवरी का तो वो ये है कि इट इज द फर्स्ट डे ऑफ सन्स ट्रांजिट इनटू द मकर, दैट इज कैप्रिकॉर्न, मेकिंग द एंड ऑफ
द मंथ विद द विंटर सोलिस्टिस एंड स्टार्ट ऑफ द लॉन्गर डे विथ रिस्पेक्ट टू नदर्न हेमिस्फीयर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ इनऑस्पिशियस फेज ऑफ प्रेसिडिंग मंथ दैट इज कॉल्ड पौष। तो पौष महीना उतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, उसका एंड होता है ये 14 जनवरी का दिन। तो ये हमने देखा कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये हमने देखा उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस कि क्या होता है इस तारीख के बाद। धीरे धीरे नदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होने शुरू होते हैं, रातें छोटी होनी शुरू होती हैं धीरे धीरे, और अभी भी रातें लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा लंबी होंगी। और यहाँ जा करके इक्विनॉक्स में रात भी 12 घंटे की और दिन भी 12 घंटे का। अगर असम के अंदर बात की जाए तो आपको तो पता ही है कि जो सबसे प्रोमिनेंट वन आप कह सकते हैं फेस्टिवल में से एक है असम के अंदर बिहू। बिहू को 3 अलग अलग वक्त पे मनाया जाता है साल में, बोहाग बिहू, काती बिहू एंड माघ बिहू। तो ये वाला जो जनवरी में आता है बिहू, आपको पता है इट इज माघ बिहू। ऑल 3 फॉल्स इन एग्रीकल्चर कैलेंडर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about World Economic Forum. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जहां पे साल में एक बार अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, चाहे वो एनवायरनमेंट फील्ड के साइंटिस्ट हों, चाहे बिजनेस फील्ड के लीडर्स हों, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, डिप्लोमेट्स हों, एक्टर्स हों, वो मिलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है या कॉन्क्लेव कह सकते हैं साल में एक बार, और वहां पे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स मिलते हैं इन डावोस स्विट्जरलैंड। एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि द टॉप लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो पॉलिटी हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, दे collect, they unite and then they discuss different challenges faced by the world and the possible solution to these challenges. तो 2024 में ये जो समिट है चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इट इज 54th समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि द समिट स्टार्टेड इन 1971 बाय स्विस जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर क्लॉस श्वाब, who remains to be the founder chairman of World Economic Forum. 2024 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जिसको आपको याद रखना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फंडिंग आती है दैट मेनली कम्स फ्रॉम ग्लोबल एंटरप्राइजेस हु हैव एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन $5 बिलियन और सो। थोड़ा सा मोटा मोटा ये भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड में ही क्यों होती है। देखिए, ये जगह चुना गया है फ्रॉम द नॉवेल द मैजिक माउंटेन बाय थॉमस मान। तो थॉमस मान इस नॉवेल में एक कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं, द मैजिक माउंटेन वाले नॉवेल में कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं, अ यंग मैन हु वेंट टू डावोस टू स्टे फॉर अबाउट 3 weeks, बट ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दावोस एंड देन ही स्पेंट देयर अबाउट 7 years। तो दावोस को जाना जाता है फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, जहां जाकर के लोग माना जाता है कि अपनी छोटी पॉलिटिकल थिंकिंग या वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और ग्लोबल इंटरेस्ट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कलेक्टिव ग्लोबल इंटरेस्ट पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो नॉवेल है द मैजिक माउंटेन, इसमें जो थॉमस मन ने जिस जगह का जिक्र किया है कि यहाँ जाकर के लोग अपने छोटे इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, सुपरफिशियल इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके कलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दे करके और चर्चा कर सकते हैं, इसी से इंस्पायर्ड होकर के फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग का लोकेशन डिसाइड किया गया वो रखा गया दावोस इन स्विट्जरलैंड। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था,
Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about genetically modified crop issues. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Genetically modified crops की अगर हमें चर्चा करनी है तो we have to understand first of all biodiversity. Then we will have to understand कि how this biodiversity is threatened because of genetically modified crops. देखिए biodiversity simply means what? Bio means life and diversity means variety. तो biodiversity means variety of life on earth. अलग अलग तरीके के फॉर्म में जो लाइफ है, मे बी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, all different kinds of varieties of life on earth are known as biodiversity. Biodiversity provides us different kinds of services. For example, it provides us food, fuel, fiber. It regulates climate or decomposes pollutants in the atmosphere, supports processes such as water purification and nutrient cycling, opportunities for enjoyment, जिसको हम लोग इको टूरिज्म वगैरह कह सकते हैं, एस्थेटिक सर्विसेज, नेचुरल एस्थेटिक सर्विसेज. एक केस स्टडी में आपको दे रहा हूं टू प्रूव कि व्हाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सिग्निफिकेंट फॉर आवर सर्वाइवल. देखिए, एक तरीके का पेन किलर होता है डाइक्लोफेनाक, दैट इज यूज्ड फॉर कैटल्स. तो डाइक्लोफेनाक जब कैटल्स को दिया जाता है तो इट एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन किलर फॉर द कैटल्स. व्हेन दीज कैटल्स डाई, कैटल्स पे तो ये पेन किलर का काम करता है, बट व्हेन दीज कैटल्स डाई दे आर लेफ्ट और अबैंडन्ड एज कैरकस फॉर वल्चर्स टू फीड ऑन. अभी वल्चर्स जब इन कैरकस को कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर भी ये डाइक्लोफेनाक पेन किलर चला जाता है. दिस डाइक्लोफेनाक पेन किलर एक्ट as a toxic substance for the vulture and they are responsible behind kidney failure of the vultures. तो ये डाइक्लोफेनाक के कारण which is used as pain killer in the cattle कारण vulture की population लगातार गिरने लगी because it led to the kidney failure of the vultures. अभी हम सोच के लगेगा कि vultures का population गिर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है. At one point of time, this one particular region led to decline of about 80 to 90% of the vulture population. But you see, vultures are considered to be one of the most important decomposers or you may say scavengers of the carcasses. In the absence of vulture population or the fast declining vulture population, होगा क्या कि ये जो कैटल्स का carcass है, it started to get mixed with water bodies. It started to pollute water bodies. और ये pollutant water bodies के कारण मतलब आसपास का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है. उसके अलावा ये कैरकसेस को जब वल्चर्स डिकम्पोज नहीं करेंगे देन दे वर ईटन बाय द वाइल्ड स्ट्रे डॉग्स. दीज वाइल्ड स्ट्रे डॉग्स बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज कैरकस मीट, dead cattle's meat, they turned into feral dogs, मतलब infected dogs, and that led to rise of rabies infection amongst human because of bite by these dogs. तो अब देखिए कैसे एक इवेंट दूसरे को लीड करता है, दूसरा तीसरे को लीड करता है, तीसरा चौथे को लीड करता है, मतलब एंड अल्टीमेटली इट गोज एंड इम्पैक्ट्स आवर लाइफ ऑल्सो. तो मुद्दा ये है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म in the complex biodiversity is important for human interest. We might think what if vultures population is declining. ये केस स्टडी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि मान लीजिए अगर बायोडाइवर्सिटी पे कोई प्रश्न आता है जीएस पेपर 3 में तो एक ब्रैकेट बना करके अगर आप ये केस स्टडी मेंशन कर देते हैं तो यू विल गेट बेटर मार्क्स कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट. There you must tell कि each and every organism in the biodiversity plays one role or the other to ensure the well-being of humans, including, for example, in this case, vulture. So at one point of time when vulture population was declining, humans were least concerned, but over a period of time we realized how the decline in vulture population can have negative impact on our interest. So this can be also related with the idea of one health. One health matlab the entire biodiversity must be seen as one organic entity, and any negative impact on health of any component of the biodiversity will have its impact on other as well, including the human life.
तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ऑल्सो बिकेम वेरी प्रोमिनेंट आफ्टर द राइज ऑफ कोविड पैंडेमिक। इफ बैट्स हु आर हार्बरिंग a particular kind of virus, so if they are harboring some kind of infection, it might ultimately damage the life of humans as well. Concept of one life, plants, animals, humans, all of them and their life and organic well-being are interconnected. So this is about importance of biodiversity. So with this I have proven कि why biodiversity must be protected. तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD। इनफैक्ट 1992 में रायो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील में इन्वायरमेंट से संबंधित आप कह सकते हैं अभी तक का सबसे मेजर कन्वेंशन हुआ, या मेजर आप कह सकते हैं कॉन्क्लेव हुई रायो डी जेनेरियो में 1992 में। मेजर कॉन्क्लेव मतलब ग्रुप या मीटिंग हुई रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दैट वाज नोन एज अर्थ समिट इन 1992 एट रायो डी जेनेरियो। वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किए गए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में तो आप सबसे ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 हुई दुबई में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस कन्वेंशन UNCBD was finalized in Rio de Janeiro Earth Summit 1992. A CBD, UNCBD came into existence on 22nd May 1992. That is why this day, 22nd May 1992, is also celebrated as World Biodiversity Day. तो इसका मेन पर्पस है बायोडाइवर्सिटी को पूरे दुनिया भर में प्रोटेक्ट करके रखना। तो कन्वेंशंस तो मोटे मोटे अग्रीमेंट होते हैं, उन कन्वेंशंस के अंतर्गत अलग अलग प्रोटोकॉल साइन किए जाते हैं in order to give some shape or in order to finalize some policies in order to achieve the desired goal. Conventions are the broader agreements. Under the convention, specific protocols are signed. Protocols are set of policies that are decided under a larger convention in order to attain the desired goal. तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये तो एक ब्रॉडर कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं। उसमें से एक प्रोटोकॉल है कार्टिजेना प्रोटोकॉल, दूसरा भी है नगोया प्रोटोकॉल, बट एक इंपॉर्टेंट है कार्टिजेना प्रोटोकॉल। कार्टिजेना प्रोटोकॉल विच इज अ प्रोटोकॉल अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी UNCBD talks about restriction on genetically modified organisms, GMOs, genetically modified organisms, living modified organisms, GMO and LMO. So why GMOs, genetically modified organisms, are dangerous for biodiversity? Let us understand that. सबसे पहले समझिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऐसा लिविंग एंटिटी जिसके अंतर्गत जिसके जीन्स में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन कर दिया जाए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा अबाउट BT कॉटन, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन, जहाँ पे कॉटन क्रॉप्स के जीन्स में बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया गया सो दैट जो कॉटन है उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म विच इज अ काइंड ऑफ पेस्ट दैट अटैक्स कॉटन, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाए कॉटन क्रॉप की। BT कॉटन सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, ईल्ड भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डेंजरस समटाइम्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, और उसी को कर्ब करने के लिए फिर ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल साइन किया गया है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी UNCBD। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, हाउ दे आर डेंजरस फॉर बायोडाइवर्सिटी वो जरा समझते। देखिए अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा, उसको हमने बेहतर प्रोडक्ट बनाया है बाय मॉडिफाइंग और बाय इन्फ्यूजिंग द important genetic component of other organisms, especially bacteria, so they become resistant against pest attack. They become resistant against pest attack. अलग अलग तरह के पेस्ट्स के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट बन जाते हैं।
So most of the pests start dying, but some of the pests will evolve. They will become more dangerous. For example, मैंने कॉटन से संबंधित आपको पढ़ाया कि how pink bollworm have evolved and now they are able to attack BT cotton also. और दैट इज द रीजन वाई अब कॉटन का प्रोडक्शन देश के अंदर, भारत के अंदर गिर रहा है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. सो दे इवॉल्व एंड व्हेन दे इवॉल्व then they will be able to damage some of the GM crops, but they will be able to damage, these evolved pests will be able to damage the normal natural crops completely. जो genetically modified crops नहीं उनको तो पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, because they are evolved, and in that way the only kind of crop left behind would be the genetically modified crop, while other natural crops will be destroyed, and that is how biodiversity gets reduced. Biodiversity का मतलब क्या है? Diversity in the life, it gets reduced. So that is the reason why ये जो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत कार्टेजेना प्रोटोकॉल साइन किया गया. कार्टेजेना प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे रिस्ट्रिक्शन रहे, सोच समझने के बाद ही, उनका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देखने के बाद ही उनको अलाउ किया जाए. सिंस इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो भारत ने कार्टेजेना प्रोटोकॉल का, चूंकि हम सिग्नेटरी हैं, तो भारत ने फिर एक एजेंसी बनाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. The Genetic Engineering Approval Committee has been created under Environment Protection Act of 1986. It comes under Ministry of Environment. और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC का ही काम होता है. इसके पास अधिकार होता है कि किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन अलाउ करे या ना करे. GEAC ने अभी तक एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कंप्लीट कॉमर्शियल प्रोडक्शन अलाउ किया है, वो है BT कॉटन. और भी कुछ कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जैसे BT मस्टर्ड, जिसको हम लोग DMH11 धारा भी कहते हैं, BT ब्रिंजल. अभी ये सब प्रोसेस में है टू गेट अप्रूवल फ्रॉम GEAC. अभी करंट न्यूज क्या है? ये बात हमने कर ली बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हमने कर ली बात इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने देखा फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल को फिर भारत के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए GEAC. अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे एक्टिविस्ट ने पिटीशंस फाइल किए हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि GEAC को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है बिफोर इट गिव्स एनी अप्रूवल टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि GEAC जो है हाल फिलहाल में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसका टेक्निकल नाम है DMH11, इसको अप्रूवल देने के प्रोसेस में है फॉर कॉमर्शियल यूज. सितंबर 2022 में इसका कॉमर्शियल लेवल पे सीड डेवलप करने को अलाउ किया था GEAC ने. तो इसी कारण से कुछ एक्टिविस्ट ने पिटीशन फाइल किया कि नहीं, हमें लगता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, इट माइट हैम्पर बायोडाइवर्सिटी. तो इसी को लेकर के फिर पिटीशन फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जब सितंबर 2022 में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अप्रूवल देने का प्रोसेस शुरू किया था GEAC ने, तब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था GEAC को कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए GEAC को बिफोर गिविंग अप्रूवल टू GM मस्टर्ड. हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रश्न पूछा है GEAC से कि व्हाई डिड यू नॉट कंसिडर द टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन different genetically modified crop before giving or starting the process of giving approval to the GM mustard. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about multi-dimensional poverty index. This topic is important from our syllabus, GS paper 3 Indian economy point of view. Very important topic. देखिए, नीति आयोग ने हाल फिलहाल में एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया, कि हाउ इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2005-06 टू 2019-21. तो 2005-06 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा और 2019 से लेकर के 21 तक का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा लेकर के नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया रिडक्शन, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 करोड़ 82 लाख पीपल हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स इन लास्ट 9 to 10 years. तो
सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है, जिसके बेसिस पे नीति आयोग ने कहा है कि 24 से 25 करोड़ लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर 4 से 5 साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराते हैं, जिसमें अलग अलग परिवारों से जाकर के उनके परिवार से संबंधित मेंबर्स के हेल्थ रिलेटेड बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह लिए जाते हैं जो उनके हेल्थ को रिफ्लेक्ट करें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 कराया गया तो 2015-16 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 हाल फिलहाल में कंप्लीट कराया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में फिर अलग अलग डेटा लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये सब, जिसकी मदद से पॉवर्टी एस्टिमेशन भी किया जा सकता है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा की मदद से नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन भी करता है। और नीति आयोग जिस तरीके से पॉवर्टी एस्टिमेशन करता है उसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन। आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 4 से 5 साल पे, उसमें अलग अलग डेटा लिए जाते हैं हेल्थ रिलेटेड एंड ऑल। उसमें डेटा बाकी चीज़ें भी ली जाती हैं कि एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। और नीति आयोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के बेसिस पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करता है। देखिए, पहले पॉवर्टी मेजर किया जाता था ओनली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस, जिसको हम लोग कहते थे पॉवर्टी लाइन, कि दिन में 30 रुपये कमाता है, 40 रुपये कमाता है। तो सेवरल कमिटीज, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी रिगार्डिंग पॉवर्टी, दे यूज दैट पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट लिया जाता था। अब नीति आयोग मेजर्स पॉवर्टी, जिसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें वो 3 बेसिक पैरामीटर्स को जज करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका 1/3 वेटेज है। एजुकेशन, उसका 1/3 वेटेज है। हेल्थ, उसका 1/3 वेटेज है। हेल्थ के अंदर भी न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट एंड मॉर्टेलिटी, एंटी नेटल केयर, सबका अलग अलग वेटेज है। न्यूट्रिशन का 1/6 है, बाकी सबका 1/12 है ओवरऑल 1 में। एजुकेशन का 1/3 वेटेज है, उसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस 1/6 एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वी आर हैविंग कुकिंग फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स क्या क्या है परिवारों में, बैंक अकाउंट, इन सब के बेसिस पे नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करता है। और ये जो डेटा है ये कलेक्ट होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। नीति आयोग ने ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा कंक्लूड किया है कि पिछले 9 सालों में 2013-14 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा और 2022-23 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, पिछले 9 सालों में भारत के अंदर लगभग 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। एब्सोल्यूट नंबर में बात की जाए तो अबाउट 17.89% एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है। द डेटा इज इंपॉर्टेंट, द नंबर इज इंपॉर्टेंट। इसको मगअप करेंगे तो मेंस में इट विल बी 100% हेल्पफुल। अब ये तो बात हो गई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक ग्लोबल लेवल पे भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। ग्लोबल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश होता है उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें भी हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 10 ही इंडिकेटर होते हैं। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट। जबकि आप देखो ये जो नेशनल लेवल का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। बैंक अकाउंट एक एक्स्ट्रा है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, और एंटीनेटल केयर एक एक्स्ट्रा है। ये देखो, इसमें बैंक अकाउंट नहीं है और एंटीनेटल केयर हेल्थ में नहीं है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में कितनी पॉवर्टी है वो मेजर करता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। The next topic is about Army Day. This topic is important from a prelims perspective. मेंस में ज़्यादा काम नहीं आएगा। 15 जनवरी को हर साल भारत के अंदर आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार एक इंडियन कमांडर इन चीफ ने इंडियन आर्मी का कमांड लिया था। उसके पहले ब्रिटिशर्स हुआ करते। तो ऑन 15 जनवरी द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा, took over the charges. So he was the first Indian commander in chief of Indian Army. He was appointed as the first commander in chief of Indian Army on 15 January 1949
That is why this day is celebrated as Indian Army Day. लास्ट दिन जो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था दैट वाज अबाउट दिस HPV वैक्सीन दैट इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.